इस कहानी का आगाज़ होता है साउथ कोरिया के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े स्टेडियम से, जहां हज़ारों की तादाद में लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, हंटर्स हंटर्स। सभी फैंस अपने पसंदीदा के पॉप गर्ल्स ग्रुप की ग्रैंड परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन इन लाखों लोगों को ये नहीं पता था कि ये लड़कियां सिर्फ सिंगर्स नहीं हैं, ये हैं मॉन्स्टर हंटर्स। बहुत साल पहले जब डेमन्स दुनिया में लोगों का शिकार किया करते थे, तो वो लोगों की रूह को चुराकर अपने लीडर गीमा को देते थे ताकि वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाए। लेकिन उस वक्त इंसानियत को बचाने के लिए 3 हंटर्स सामने आते हैं, जिनकी आवाज़ में इतनी पावर थी जो डेमन्स का मुकाबला करने के लिए काफ़ी थी। ये हंटर्स ख़ास आवाज़ों के साथ पैदा हुए हैं और ये सिर्फ तलवारों और जादू से नहीं बल्कि अपने म्यूज़िक से लड़ते हैं। इनका म्यूज़िक लोगों की रूह को छूता था और लोगों को आपस में जोड़ता था, और इसी कनेक्शन की वजह से इन्होंने एक पावरफुल शील्ड बनाई जो दुनिया की हिफाजत करती थी, एक मैजिकल बैरियर जिसे हैंडमून कहते हैं। हर जनरेशन में 3 नई वॉरियर सिंगर्स चुनी जाती हैं जो कि इस शील्ड को फिर से एक्टिवेट करें। अपने आबा और अजदाद की कहानी सुनाने के बाद अब सेलिन, जो कि पिछली जनरेशन में लीड वॉरियर थी, वो अपनी 3 डिसाइपल्स मीरा, रूमी और जोई को इंस्ट्रक्ट करती है कि अब वक्त आ गया है गोल्डन हैंडमून बनाने का, जो कि फाइनल बैरियर होगा। अब उन चारों के बीच में ये तय हो जाता है कि आज के कंसर्ट में ट्रियो गोल्डन हैंडमून को पूरा करेंगी। वो तीनों अपने मिशन को पूरा करने की तैयारी करती हैं, और यहाँ जैसे ही शाम होती है उनके फैंस स्टेडियम में इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो उनकी ग्रेट वर्ल्ड टूर का आखिरी शो देख सकें। अब हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। बॉबी, जो कि हंटर ग्रुप्स का मैनेजर है, वो स्टेडियम की बैक साइड पर जाता है ट्रियो को चेक करने के लिए, मगर उसे ट्रियो कहीं भी नजर नहीं आती। तभी बॉबी को महसूस होता है कि ट्रियो का प्लेन तो स्टेडियम से आगे निकल गया है। बॉबी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और यहाँ प्लेन में मीरा, रूमी और जोई, जो कि अपना खाना एंजॉय कर रही हैं ताकि वो अपना फाइनल शो अच्छे से प्ले कर सकें। ट्रियो को पता ही नहीं होता कि उनका प्लेन स्टेडियम से आगे निकल गया है कि तभी रूमी को बॉबी की कॉल आती है। लेकिन जैसे ही रूमी बॉबी की कॉल अटेंड करती है तो कुछ एक्साइटेड फ़ैन बॉबी से उसका फ़ोन छीन लेते हैं और वो ट्रियो से बात करने लगते हैं। बामुश्किल ही बॉबी उनसे अपना फ़ोन लेता है और ट्रियो से बात करता है और उन्हें बताता है कि तुम लोगों का प्लेन स्टेडियम से काफ़ी आगे निकल चुका है। बॉबी उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कितनी देर में पहुंचोगी, तो ट्रियो नोट करती हैं कि उनका प्लेन स्टेडियम से आगे निकल गया, मगर फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तो नोट ही नहीं किया। इस पर रूमी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बॉबी से कहती है कि वो कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कॉल कट करने के बाद वो स्टुअर्डेस के पास जाती है। रूमी को फ्लाइट अटेंडेंट्स पर शक होता है कि उनका बिहेवियर बहुत अजीब है। जैसे ही वो एक होस्टेस का हाथ पकड़ती है तो इन्फर्नल का निशान नज़र आता है, और तब रूमी का शक यकीन में बदल जाता है कि सारे ही फ्लाइट अटेंडेंट्स एक्चुअली में डेमन्स हैं। सारे अटेंडेंट्स अपने डीमन फॉर्म्स में आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि हम तुम्हारे सभी फैंस को ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनसे डरने के बजाय ट्रियो अपने हथियार निकालते हैं और अपनी सिंगिंग स्टार्ट करते हैं, और अपनी सिंगिंग की मदद से वो सारे ही डायमंड्स को बहुत जल्दी मार देती हैं। लेकिन उस दौरान उनका प्लेन काफ़ी बुरी तरह डैमेज होता है। लेकिन वो लड़कियां अपनी पावर का इस्तेमाल करके प्लेन से कूद जाती हैं और सीधा स्टेज पर एंट्री मारती हैं, जिसे देखकर सारे ही फैन खुशी से पागल हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, सीन कट होता है और हमें डायमंड वर्ल्ड दिखाया जाता है। वहाँ वो डायमंड दिखाई जाती है जो अभी अभी हारी है। वो डायमंड किंग के पास रिपोर्ट देने जाती है। वो उसे रिपोर्ट देती है कि वो हंटर से हार गए, और ये सुनने के बाद डायमंड किंग भड़क उठता है। फिर वो बाकी डायमंड्स को डांटते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ ना किया तो हंटर्स के गानों से जो बैरियर बन रहा है बहुत जल्द वो बोल्ड बैरियर में बदल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारे डायमंड्स अंडरवर्ल्ड में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कि उसी वक्त वहाँ पर एक खास डेमन आता है जिसका नाम जीनो होता है, और फिर वो गाना गाने लगता है एक ऐसे ताकतवर डेमन किंग के बारे में जो आत्माओं पर काबू करता था, जिसकी एक धाड़ से सारी दुनिया डर जाती थी। लेकिन फिर कुछ हंटर आए जिन्होंने अपने गानों से उसे भुला दिया, और अब वो डेमन भूखा मर रहा है। डेमन किंग उसे चढ़ाने का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन फिर जीनो उसे बताता है कि वह यहाँ पर उसकी मदद करने आया है। जीनो का प्लान था कि वो हंटर्स को वहाँ पर मारेगा जहाँ वो सबसे कम उम्मीद कर रही हैं, और वो था उनके फैंस के बीच में। बाकी डायमंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक डायमंड बॉय बैंड बनाने से आखिर क्या होगा। लेकिन जब जीनो और उसके बाकी साथी खुद को बहुत ही हैंडसम लड़कों में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो डायमंड किंग और बाकी डायमंड भी इसकी इस स्ट्रेटजी की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ स्टेडियम में ट्रियो को अपने हैंडमून में गोल्डन पीस दिखाई देने से थोड़ा सा हौसला मिलता है। हाँ, बॉबी और वो अपनी बाकी टीम को अलविदा कहने के बाद अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है। ट्रियो अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी हैं और वो रिलैक्स करने लगे हैं। जोई और मीरा को तो बहुत भूख लगी होती है। वो दोनों फ़ौरन किचन में जाती हैं और अपने साथ कुछ खाने का सामान टीवी लॉन्च में ले आती हैं और बैठकर रेस्ट करती हैं। रूमी जल्दी से अपनी गोल्डन एल्बम लॉन्च करती है ताकि गोल्डन हैंडमून और ज़्यादा तेज़ हो जाए। उसके बाद रूमी एक बड़े से क्लोजेट में जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटफिट्स पड़ी हुई होती हैं, जहाँ पर उसे ट्रियो के लिए अपने अगले नए वर्ल्ड टूर के लिए आउटफिट्स मिलती हैं।
और जब ये आउटफिट पहन के रूमी जोई और मीरा के पास जाती है तो वो दोनों उसे देखकर घबरा जाती हैं कि रूमी तो पहले से ही तैयार होकर बैठ गई है। कि तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उनकी नई एल्बम कितनी वायरल हो चुकी है। वो कहता है पूरी दुनिया में अब तक उनका न्यू एल्बम सुना जा रहा है। और दूसरी तरफ गर्ल्स थके होने के बावजूद फ्रेश महसूस कर रही होती हैं और अपने काम को जारी रखने का फैसला करती हैं। कुछ दिनों बाद ट्रियो का ग्रुप शहर के एक स्टूडियो में इंटरव्यू देता है और वो रिवील करती हैं कि उनका अगला कंसर्ट कुछ ही मिनटों में होगा। यहाँ पर वो अपना अगला नया सॉन्ग सभी फैंस को ब्रॉडकास्ट करेंगी। जब उनका ग्रुप रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहा था तब रूमी अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है और वहाँ जाकर अपने हाथों पर डेमोनिक मार्क्स को ऑब्जर्व करती है। उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए रूमी जल्दी से तैयार हो जाती है और अपनी आउटफिट को दोबारा पहन लेती है और स्टूडियो में वापस चले जाती है ताकि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर नया सॉन्ग रिकॉर्ड कर सके। फिर लाइव स्टूडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक रूमी की आवाज़ रुक जाती है। वो बार बार गाना गाने की कोशिश करती है मगर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इस बात से वो खुद हैरान होती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो रूमी को इस तरह से देखकर एकदम से परेशान हो जाता है। वो उसके फ्रेंड से पूछता है क्या रूमी ठीक है, लेकिन उसके फ्रेंड्स को खुद कुछ नहीं पता होता। रूमी सबसे कहती है कि वो 5 मिनट का ब्रेक लेंगी और ये सुनकर मैनेजर और ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि बाहर हज़ारों की तादाद में फैंस ट्रियो का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ रूमी ड्रेसिंग रूम में जाकर देखती है कि उसके इन्फर्नल मार्क्स फिर से फैल चुके हैं। ये मार्क्स उसके वॉइस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे और ये सब देख के रूमी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। रूमी सबकी नज़रों से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है ताकि कोई भी उसे देख ना सके। भागते हुए उसे सेलिन की वो बातें याद आती हैं जो पास्ट में उसने उसके साथ की थी। पास्ट में सेलिन ने रूमी को बताया था कि रूमी आधी डेमन है और आधी वॉरियर। यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि रूमी एक पावरफुल डेमन की बेटी है और उस डेमन का उसकी माँ से एक रोमांटिक रिलेशन था और उसकी माँ एक बहुत बड़ी मैजिकल वॉरियर थी। ये सब जानने के बावजूद रूमी को शुरू से यही बात सिखाई गई कि उसने अपना सीक्रेट बाकी सबसे छुपाना है। रूमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ये बात उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी छुपाई रखी। कुछ देर ऐसे ही शहर में दौड़ने के बाद वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाती है और वहाँ जाकर जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख एक शॉक वेव में बदल जाती है। ये देखकर रूमी और ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद रूमी अपने दोस्तों से अपने अपार्टमेंट में मिलती है। रूमी उनसे मिलकर उन्हें बताती है कि उसकी वॉइस कमजोर हो रही है। जोई उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। जोई रूमी को कहती है कि उसके पास इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। अगले दिन जोई और मीरा रूमी को रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करती हैं और जोई रूमी को डॉक्टर हान के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे थ्रॉट टॉनिक देता है। रास्ते में उन्हें एक नया बॉय ग्रुप दिखता है जो कि नाच और गा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद उनमें से एक के साथ रूमी टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो लड़का बजाय रूमी की मदद करने के अपनी शर्ट को झाड़ता है और वहाँ से चला जाता है। उसका ये एटीट्यूड देख के रूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस लड़के का ये एटीट्यूड देख के जोई और मीरा को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी दोस्त को उठाती हैं, उसकी मदद करती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। उसी वक्त ट्रियो को एक सॉन्ग सुनाई देता है और जब वो सॉन्ग की आवाज़ को फॉलो करती हैं तो वो देखती हैं कि वही लड़का जिससे वो टकराई थी वो गाना गा रहा है और नाच रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक नया बॉय ग्रुप आया है और उनके इस ग्रुप का नाम है साजा बॉयज़। लड़कियों को उनके ऊपर शक होता है और तभी जब वो डांस कर रहे होते हैं तो वो उनके मूव्स को नोटिस करती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान नहीं डेमंस हैं। इस पर रूमी जोई और मीरा से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इन्हें एलिमिनेट करना होगा। जब हंटर्स को ये बात पता चलती है कि उनके फैंस एक बार फिर से खतरे में हैं तो वो अपने नए राइवल से लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाती हैं। ट्रियो डेमंस पर सरप्राइज अटैक करने के लिए भीड़ में घुस जाती हैं जहाँ पर वो अपना डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ट्रियो उन्हें कॉन्फ्रेंट करती है मगर वो पहले से ही तैयार बैठे थे। ट्रियो स्लाइड के जरिए स्टेज पर एंट्री मारती हैं। गुस्से में होने के बावजूद वो अपने फैंस को ये महसूस नहीं होने देती कि वो कितनी के गुस्से में हैं या उनके सामने डेमंस डांस कर रहे हैं। शो खत्म होने के बाद लड़कियां उन लड़कों को बाथरूम में पकड़ने की कोशिश करती हैं। जब वो बाथरूम में जाती हैं तो वो अपने अपने हथियार पहले से ही निकाल लेती हैं। साजा बॉयज पहले से ही उनके इंतजार में बैठे थे। जैसे ही वो बाथरूम में आती हैं तो जीनू वहाँ पर दर्जनों पोर्टल्स खोल देता है। पोर्टल खुलते हैं और एक्वेटिक डेमंस बाहर आ जाते हैं। फिर डेमन और हंटर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब वो लड़ रहे होते हैं तो रूमी उन क्रिएचर्स के पीछे भाग रही होती है। ग्रुप में से आखिरकार रूमी के हाथ जीनू लग जाता है जिसके साथ वो फाइट करती है और दूसरी तरफ जोई और मीरा एक साथ डेमंस के साथ लड़के डेमंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही होती है। रूमी और जीनू के बीच में इंटेंस फाइट हो रही होती है और जीनू बहुत ही आसानी से रूमी के हर अटैक को डॉज करता हुआ उससे बच रहा होता है। तभी जीनू की नज़र रूमी के हाथ पर पड़े वो डेमन मार्क्स पर पड़ती है जिससे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि एक हंटर के हाथ पर डेमन मार्क्स कैसे पॉसिबल हैं। अभी एक दीवार टूटती है और रूमी देखती है कि उसके दोनों दोस्तों को डेमंस ने घेर लिया है और उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत है। रूमी को लगता है कि अब उसका ये सीक्रेट सबको पता चल जाएगा और वो इसे ज़्यादा देर तक छुपा नहीं। तभी वहाँ पर जीनू आकर उसे बचाता है और उसके कॉस्ट्यूम का कवर करता है ताकि उसके इन्फर्नल निशान किसी को दिखे ना। अब जब उसके मार्क्स फिर से प्रोटेक्टेड हो गए हैं तो वो अपनी दोस्तों के साथ जाकर मिलती है और सारे डेमंस का खात्मा करती है, लेकिन उनमें से एक डेमन बच जाता है जो कि बूढ़े आदमी की रूह को चुरा लेता है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर ट्रियो जब शहर का जायजा लेती हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब हैंडमून कमजोर हो रहा है। कि तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है और बॉबी ट्रियो से कहता है
कि जो नया ग्रुप आया है साजा बॉयज़, इन्होंने तो इंटरनेट पर धूम मचा दी है। रूमी कहती है कि हमें एक नया हिट सॉन्ग बनाना होगा और इस पर लड़कियां कहती हैं कि हम साजा बॉयज़ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बाद में रूमी जब अपने बेडरूम में जाती है तो उसे विंडो पर बैठा एक सिनिस्टर परिंदा नज़र आता है जो इसे जीनू के डेमोनिक टाइगर तक लेके जाता है और जीनू का डेमोनिक टाइगर रूमी को एक सीक्रेट इन्विटेशन देता है। इनविटेशन साजा ग्रुप के लीडर जीनू की तरफ से होता है जो उसे उस रात मिलने के लिए बुला रहा होता है। थोड़ी देर के बाद टाइगर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन अपनी हिचकिचाहट के बावजूद रूमी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। रूमी जीनू से मिलने के लिए जाती है और जब वो उससे मिलने के लिए पहुंचती है उस जगह पर तो वो वहाँ जीनू पर एक सरप्राइज़ अटैक करती है। सरप्राइज़ अटैक करने के बाद रूमी को पता चलता है कि वो तो बस एक मैनीक्विन था। जब वो मैनीक्विन के पीछे खड़े राइवल ग्रुप के लीडर जीनू को देखती है तो वो एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जीनू उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ उससे बात करने आया है, कोई लड़ाई नहीं। वो उसे बताता है कि उसकी ज़िंदगी में आज तक जो भी बुरा हुआ उस सब का जिम्मेदार गीमा है। वो उसे बताता है कि वो भी कभी गीमा का शिकार हुआ करता था। जीनू उसे बताता है कि पहले उसकी सोल को डेमन लॉर्ड ने इम्प्रिजन करके रखा था। जीनू उसे कहता है कि वो महसूस कर सकता है कि रूमी इस वक्त क्या महसूस कर रही है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये मार्क्स कैसे मिले, तो रूमी उसे कुछ नहीं बताती और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। जीनू उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। जीनू को मिलने के बाद से रूमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है लड़कियाँ अपना नया गाना कंपोज करने में लगी रहती हैं। प्रोडक्शन के दौरान हैंडमून के कमज़ोर होने से जो डेमन्स लोगों पर हमला कर रहे हैं, ट्रियो उनका शिकार करने के लिए निकलती हैं। साथ ही डेमोनिक टाइगर भी रूमी को लगातार परेशान करने में लगा रहता है। कुछ दिन बाद लड़कियां अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ सेशन की तैयारी कर रही होती हैं, लेकिन अचानक वहां पर साजा बॉयज़ आ जाते हैं और ऑडियंस को डिवाइड होने से बचाने के लिए रूमी कहती है कि वो सब साथ में बैठेंगे। ट्रियो ना चाहते हुए भी साजा बॉयज़ को अपने साथ बिठाते हैं और उसके बाद वो अपना ऑटोग्राफ का सेशन स्टार्ट करती हैं। उनको एक साथ बैठा देखकर फैंस के बीच में ये थ्योरी बनने लगती है कि शायद दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई यूनियन है। उनके फैंस को ये लगने लगता है कि ट्रियो ग्रुप की लड़कियां साजा बॉयज़ के ग्रुप के साथ शायद रोमांटिक रिलेशनशिप में है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूमी अपने कमरे में गाने के लिरिक्स लिख रही होती है कि वहाँ पे एकदम से डेमोनिक मीरा आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। उसे बहुत मुश्किल से छुपाती है ताकि कोई और उसे देख न ले, लेकिन अब वो डेमोनिक टाइगर उसे रोज परेशान करने लगता है। आखिरकार तंग आके रूमी जीनू को मिलने जाती है और उसे मिलने के बाद उसे बताती है कि उसने गीमा से उसकी सोल को आज़ाद कराने का एक तरीका खोज लिया है। इसके बाद रूमी जीनू को ये भी बताती है कि गोल्डन हैंडमून के पूरा होने के बाद डेमन किंग का ह्यूमन वर्ल्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रूमी जीनू से उसके ग्रुप की मदद करने के लिए कहती है ताकि हंटर ग्रुप से ज़्यादा फेमस हो सके। रूमी जीनू को समझाती है कि जब वो अपने फैंस के साथ एक मजबूत कनेक्शन बना लेंगे तो उससे वो एक पावरफुल बैरियर बनाएंगे जिससे गीमा इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उसी वक्त वहाँ पर एक ब्रेसलेट बेचने वाली औरत आती है। वो औरत रूमी को एक ब्रेसलेट देती है और जीनू को कन्विंस करने के चक्कर में रूमी वो ब्रेसलेट जीनू को रखने के लिए कहती है। वो जीनू से कहती है कि उसकी सोल तभी आज़ाद हो सकती है जब वो डेमन किंग गीमा को हराएगी। यहाँ पर ट्रियो अपने होने वाले कंसर्ट की रिहर्सल कर रही होती हैं तो रूमी उस पर कहती है कि उसे अब तक जो लिरिक्स सॉन्ग की बनी है वो पसंद नहीं आ रही। सुनकर मीरा और जोई काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं और रूमी से उसके इस अजीब बिहेवियर के बारे में पूछती हैं। रूमी कहती है कि वो अब वो गाना नहीं गाना चाहती जिसमें डेमन्स के खिलाफ इतनी नफरत हो। ये सुनकर मीरा को गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि रूमी अब उस मिशन के खिलाफ हो गई है जिसे पूरा करने के लिए वो सब निकले थे। रूमी और जोई मीरा से बात कर रही होती हैं कि अचानक एक शॉक वेव पूरे एरिया में फैलती है। ट्रियो अपने रिहर्सल को रोकने का फैसला करती हैं और एक बार फिर से बॉबी को स्टेडियम में अकेला छोड़ जाती हैं। वो कहती है कि तुम इन सब के खिलाफ क्यों हो गई हो, तुम अब वो रूमी नहीं रही जिसे मैं जानती थी। रूमी उसको कुछ कहने ही वाली होती है कि सामने से एक नई मुसीबत आ जाती है। बैरियर शील्ड और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा डेमन इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। वो अपना सॉन्ग गाते हुए तो उनसे लड़ती रहती हैं ताकि डेमन्स की ताकत कम हो जाए। इन छोटे मोटे डेमन्स को तो वो ख़त्म कर देती हैं, लेकिन इन डेमन्स का खात्मा करने में बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जब वो डेमन्स का खात्मा करने के बाद ट्रेन में आती हैं तो वहाँ पर एक भी पैसेंजर उन्हें नज़र नहीं आता और तब उन्हें पता चलता है कि सारे पैसेंजर्स को इन्फर्नल मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया है। कुछ देर बाद रूमी एक बार फिर जीनू से मिलने जाती है। रूमी जीनू को बताती है कि जब से रूमी ने उसके साथ मिलना स्टार्ट किया है तब से उसकी वॉइस फिर से नॉर्मल हो गई है। इसके बाद दोनों मिलकर गाना गाना शुरू करते हैं और जैसे ही वो गाना गा रहे होते हैं तो गाने को ख़त्म करने के बाद जीनू को एहसास होता है कि अब वो अपने दिमाग में गीमा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा। इस इफ़ेक्ट की वजह से ये युवा डेमन खुद को मनाने में कामयाब हो जाता है कि इसे रूमी की मदद करनी चाहिए। जीनू रूमी से वादा करता है कि वो अपने ग्रुप की अगली परफॉर्मेंस को सबटाइज करेगा ताकि रूमी स्पॉटलाइट में आ सके, लेकिन उसी वक्त अचानक जीनू इन्फर्नल लॉर्ड के डोमेन में खींच लिया जाता है। गीमा जीनू को अपने पास बुलाकर उसे उसके असली माजी के बारे में याद दिलाता है। जीनू अपने माजी में देखता है कि किस तरह से उसने अपनी फैमिली को उस वक्त छोड़ा जब उसकी फैमिली को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अपने माजी को देखकर जीनू बहुत गुस्से में आ जाता है कि तभी गीमा ठंडे अंदाज में उससे कहता है कि उसे अपने वादे पर कायम रहना चाहिए, उसके बदले वो उसकी दर्द भरी यादों को मिटा देगा।
अगले दिन लड़कियां सुलह कर लेती हैं और उनके बीच में ये तय पाता है कि वो अपने आने वाले कंसर्ट में कोई दूसरा गाना परफॉर्म करेंगी। एंड फाइनली आइडल अवार्ड का दिन भी आ जाता है और शाम होते ही स्टेडियम लाखों फैन से भर जाता है। जैसे ही ट्रियो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात जीनू और उसके ग्रुप के बाकी मेंबर से होती है, जो कि स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं। प्रेजेंटर एक्साइटेड होकर अनाउंस करता है कि साजा बॉयज़ की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, लेकिन अचानक ही स्टेडियम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दूसरी तरफ बॉबी भागता हुआ ट्रियो के ड्रेसिंग रूम में जाता है और उन्हें बताता है कि साजा बॉयज़ का स्टेज पर झगड़ा हो गया है। ये सुनने के बाद लड़कियों में फिर से एक उम्मीद की किरण जागती है और वो तेज़ी से अपना सोलो परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज की तरफ दौड़ती हैं। हंटर स्टेज पर जाते हैं और अपनी शानदार परफॉर्मेंस देती हैं। उनकी परफॉर्मेंस पूरे क्राउड को इलेक्ट्रीफाई कर देती है, जिससे सारा स्टेडियम एक्साइटमेंट से गूंज उठता है। गाने के दौरान जोई और मीरा स्टेज से नीचे चली जाती हैं ताकि रूमी अपनी सोलो परफॉर्मेंस दे सके। वापस स्टेज पर जाने से पहले वो देखती हैं कि बॉबी को कुछ बॉडीगार्ड्स किडनैप करके लेके जा रहे हैं। वो बिना सोचे समझे अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ती हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो सभी तो एक डेमंस हैं। उन्होंने अपनी पावर से इन दोनों को धोखा दिया है कि उसी वक्त पूरे स्टेडियम की लाइट ऑफ हो जाती है और कुछ ही देर बाद एक गाना बजने लगता है। और जैसे ही वो गाना बजने लगता है रूमी उसे सुनकर एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि ये वही गाना होता है जिसे उन्होंने एक दिन पहले रिजेक्ट किया होता है। कि उसी वक्त रूमी पर 2 डेमंस हमला कर देते हैं, जो कि उसके सामने उसकी दोस्तों के रूप में आते हैं। वो उसे स्टेज पर धक्का देना शुरू कर देते हैं और उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे परेशान करने लगते हैं। वो दोनों डेमंस रूमी का गोल्डन कॉस्ट्यूम फाड़ देते हैं। कॉस्ट्यूम फटने के बाद रूमी के डेमोनिक मार्क्स सबके सामने रिवील हो जाते हैं। रूमी के डेमोनिक मार्क्स सबके सामने आने के बाद रूमी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो गुस्से और शर्म के मारे ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। ये नज़ारा देखकर उसके सभी फैंस बहुत हैरान हो जाते हैं। स्टेडियम की सारी स्पॉट्स लाइट्स टूट जाती हैं और पूरा वेन्यू अंधेरे में डूब जाता है। रूमी मीरा और जोई को देखती है, मगर वो दोनों भी उसके डेमोनिक निशान देखने के बाद उसकी मदद करने के लिए उसके पास नहीं आते। आखिरकार वो वहाँ से चली जाती है। बाहर उसे जीनू मिलता है और उसे पता चल जाता है कि सब कुछ जीनू ने किया है। वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तब जीनू रूमी को बताता है कि उसने उसे अब तक जो भी कहा वो सब झूठ था। अब उसे अपने आप को उसी तरह एक्सेप्ट करना होगा जैसे वो खुद है। जीनू रूमी से कहता है अब कुछ नहीं बदल सकता। वो उससे बहस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और जो कुछ हो रहा है उन सब के लिए रूमी खुद को जिम्मेदार मानते हुए अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। जैसे जैसे रूमी वहाँ से जाती है उसके कदमों के पीछे एक काली दरार पड़ती जाती है। उसी वक्त जोई और मीरा ये महसूस करती हैं कि हैंड मून अब ख़त्म होने के कगार पर है। इसका मतलब है कि दुनिया का वो प्रोटेक्टेड बैरियर जो उन्होंने अपने म्यूज़िक से बनाया था अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। कि तभी वेन्यू की सारी स्क्रीन्स पर साजा बॉयज़ नज़र आ रहे होते हैं। जीनू अनाउंस करता है कि उनकी परफॉर्मेंस एक ट्रिब्यूट होगी उस के-पॉप गर्ल ग्रुप को जो अब बर्बाद हो चुकी है। वो सबको इनवाइट करता है ग्रेट सोल टावर में अपने होने वाले शो में। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, बॉबी, मीरा और जोई के दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती हैं जो उन्हें जीनू के शो की तरफ माइल करती हैं। ये विस्पर्स उनकी सोच पर काबू पा लेती हैं और जैसे ही ये विस्पर्स तेज़ होने लगती हैं सभी लोग स्टेडियम की तरफ माइल होने लगते हैं। इस दौरान जीनू और उसका ग्रुप ग्रेट डायमंड बैंड स्टार्ट करने के लिए तैयार खड़ा होता है। शो स्टार्ट होते ही वो सब अपना असली डिमोनिक कॉस्ट्यूम पहनकर अपना नया सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस जैसे जैसे इंटेंस होती जाती है, गीमा भी वैसे वैसे बड़ा होता चला जाता है। गीमा उस एन्चांटेड क्राउड की एनर्जी को ऑब्जर्व करता चला जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। जीनू और उसके ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स अपने डिमोनिक पावर से हवा में उड़ते हैं और एक हिप्नोटिक डार्कनिंग मैजिकल स्पेक्टेकल क्रिएट करता है। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है कि तभी सबके सामने रूमी आ जाती है। रूमी अपनी आवाज़ की ताकत से डेमंस की परफॉर्मेंस को बीच में रोक देती है। गीमा रूमी के ऊपर ज़ोर से हंसता है और कहता है कि मैं जीत चुका हूँ, अब तुम्हारी आवाज़ से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके तानों और उकसाहट के बावजूद रूमी हार मानने से इनकार कर देती है। वो पूरे हौसले से अपने गाने को जारी रखती है। उसकी आवाज़ काले ज़ादों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। उसकी आवाज़ मीरा और जोई तक पहुंचती है और उन्हें गीमा के हिप्नोसिस से आज़ाद करवाती है जिसमें वो फंसी हुई थी। जैसे ही स्पेल टूटता है वो अपनी दोस्त रूमी से जा मिलती हैं, एक दूसरे को गले लगाती हैं और फिर मिलकर तीनों गाना गाने लगती हैं। तीनों की आवाज़ एक दूसरे से मिलकर एक एनर्जी क्रिएट करती है। उनकी इस एकजुट आवाज़ से घबरा कर गीमा हज़ारों डेमंस को बुलाता है ताकि वो इन तीनों को ख़त्म कर सकें। मगर ये हंटर्स अब रुकने वाली नहीं। वो बिना डरे अपने हथियार निकालती हैं और इन डेमंस से फाइट करके इनका खात्मा करती हैं। वो बहुत आसानी से इन डेमंस को ख़त्म कर देती हैं। हंटर्स की आवाज़ें पूरे स्टेडियम में गूंज रही होती हैं और हैंडमून फिर से बनने लगता है, लेकिन इस बार हैंडमून गोल्डन बन के चमकता है।
मून को गोल्डन होता देखकर ट्रियो को अपनी जीत और डायमंड किंग की हार नज़र आ रही होती है। इस खतरे को महसूस करते हुए गीमा आसपास के सभी डायमंड्स की ताकत को ऑब्जर्व कर लेता है ताकि वो खुद ताकतवर बन सके। इस बार गीमा रूमी को मारने के लिए उसके ऊपर खुद हमला करता है और दूसरी तरफ साजा बॉयज़ जो अभी भी गीमा के कंट्रोल में है वो जोई और मीरा पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि रूमी की तरफ गीमा का अटैक तेज़ी से बढ़ता जीनू बीच में आ जाता है और अपने आप को कुर्बान कर देता है। उसे मरता हुआ देखकर रूमी उसे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो तो बस उसकी सोल को आज़ाद करवाना चाहती थी। तो इस पर जीनू उससे कहता है कि तुमने मेरी सोल को आज़ाद कर दिया और अब मैं अपनी सोल तुम्हें दे रहा हूँ। वो अपनी सोल रूमी को दे देता है और ख़ुद को गीमा के कंट्रोल से आज़ाद कर देता है। और जैसे ही उसकी सोल रूमी के अंदर आती है, रूमी पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। रूमी को जीनू के इस सेक्रीफाइस पर बहुत दुख होता है क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। रूमी को उस वक्त गीमा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब रूमी गीमा का सामना करने के लिए पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। गुस्से से भरी रूमी गीमा के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वार करती है जो गीमा को बीच में से चीर देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधा डायमंड लॉर्ड की तरफ दौड़ती है। अपने फैंस से मिली एनर्जी की ताकत को महसूस करते हुए ये मैजिकल वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत से हमला करती हैं और आखिरकार वो डायमंड किंग को बुरे तरीके से हरा देती हैं। गीमा के खात्मे के साथ ही हैनमून पूरी दुनिया में फिर से रीस्टोर हो जाता है और उसकी गोल्डन लाइट एक बार फिर से जगमगाने लगती है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है और ये नज़ारा देखने के बाद ट्रियो को बहुत ही खुशी मिलती है। ट्रियो को अब इस बात पर यकीन हो जाता है कि उन्होंने तारीख के सबसे बड़े खतरे यानी डायमंड किंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस तरह ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।